हेलो फ्रेंड्स, बोलिए फिजिक्स आसान लग रही है या नहीं? 100% आसान लगेगी, पक्का मेरा वादा है। फिजिक्स एकदम इजी हो जाएगी, बशर्ते कंटिन्यूअस बने रहना मेरे साथ। सारी वीडियोस लगातार देखनी है। आपस में फिजिक्स में एक रिलेशन होता है, कोरिलेशन। अगर गॉस लॉ आपने पढ़ा है तो ही उसके एप्लीकेशन समझ में आएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है तो ही जान पाएंगे गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो ये आपस में कोरिलेशन होता है, इसीलिए सारी वीडियोस को देखना ना भूलें। अगर आपने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो आज हम चलने वाले गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन पर। सेकंड एप्लीकेशन क्या था वो देखें जरा। तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इनफाइनाइट लॉन्ग, और उसके कारण से हमको डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो वही डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, तो पहले बात करूं मैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या आने वाली है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया एक शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और इनफाइनाइट लॉन्ग। ये जिगजैग बनाने का मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत बड़ी हो सकती है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो चार्ज मैंने इसको दे दिया और वो भी यूनिफॉर्म। ये लीजिए, ये यूनिफॉर्म चार्ज। इस शीट के कारण से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। लेट अस सपोज वो पॉइंट हमारे पास यहां पर है P, ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिटरमाइन किया था वैसे ही करना है। ओके, तो यहां से सबसे पहले क्या करूं, इस P पॉइंट से इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, दिस इज अ पॉइंट O, ये O पॉइंट, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये R। ओके, अब इस O के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर दो स्मॉल एलिमेंट आपको कंसीडर करने हैं। तो यहां पर एक तो मैंने यहां पे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और एक नीचे इसके मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस पर, इसको नाम दे दिया A1 और इसको यहां पे नाम दे दिया A2। एक है A1 और दूसरा है A2। A1 और A2, इन पर जो चार्ज होगा, लेट अस सपोज DQ, तो यहां भी तो चार्ज DQ होगा, ये भी DQ होगा। अब आप सोच रहे हो कि DQ वैल्यू, क्योंकि चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट अस सपोज कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो DQ की जो वैल्यू होगी, तो DQ वैल्यू होगी सिग्मा ds और dA। तो यहां पे ये DQ की वैल्यू क्लियर। अब यहां पे DQ, ये भी DQ, और इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है P पॉइंट पर। तो देखेंगे आप A1 के कारण निकालेंगे तो डायरेक्शन ये वाली आने वाली है, ये डायरेक्शन आएगी, और नाम दूंगा इसको DE1, A1 के कारण से DE1 वेक्टर, जानते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट टू द चार्ज। उस लाइन, जो लाइन हमने उस पॉइंट को चार्ज से मिलाई है, उस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज आपको डायरेक्शन बनानी है। ओके, अब अगर A2 के कारण से बात करूं तो डायरेक्शन आएगी ये वाली, ये, और वैल्यू होगी DE2, ये वैल्यू होगी क्लियर। अब यहां पर ये दोनों DE1 और DE2 न तो सेम डायरेक्शन में और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में होते सब्ट्रैक्ट हो जाते, डिफरेंट डायरेक्शन में है। दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा। कैसे पता चला? चार्ज सेम है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है A1P इज इक्वल टू A2P, ये इक्वल है।
डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है, तो जानते हो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगी। तो आप कहेंगे DE1 वेक्टर मोड इक्वल टू DE2 वेक्टर मोड। इसका मतलब हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल। अब मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। अब कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो यहां पे कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला, ये ऐसे कंपोनेंट्स बनेंगे इसकी। अगर मैं इस एंगल को थीटा सपोज करूं तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज थीटा। क्लियर? अब इस DE1 के कंपोनेंट करें तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट जानते हैं आप, कॉस, और दूसरी ओर वाला साइन, तो इसको बोलेंगे DE1 साइन थीटा और इसको बोलेंगे DE1 कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही DE2 के कंपोनेंट करें तो यह आएगा DE2 साइन थीटा और ये वाला DE2 कॉस थीटा। अब हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसके बाद देखेंगे ये दोनों कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर। दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, एंड दीज टू कंपोनेंट्स, ये वाले जो दोनों कंपोनेंट हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दे विल ऐड, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन केवल मेरे को दो कंपोनेंट से बात थोड़ी करनी थी, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, तो देयर आर सो मेनी स्मॉल एलिमेंट्स, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट बनेंगे। उन सबके कारण से जब मैं यहां पे निकालूंगा तो केवल यही कंपोनेंट बचने वाला है, ये तो कैंसिल होने वाले। मान लो एक कंपोनेंट मैंने यहां लेकर के दूसरा यहां लेकर के किया होता तो अभी ये कैंसिल होते, ये ऐड होते। क्लियर? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी सबके कारण, पूरी शीट के कारण से कंप्लीट, उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग ओपी वेक्टर, ओ से पी की तरफ, अलोंग ओपी वेक्टर। डायरेक्शन की बात करनी थी हमको, तो अलोंग ओपी वेक्टर ये डायरेक्शन आएगी। तो जब अलोंग ओपी वेक्टर आएगी तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल होती है। कैसी होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल। ओके, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? हेंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट uniformly charged non-conducting sheet is normal to the charge distribution। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दो, या नॉर्मल टू द सरफेस, या नॉर्मल टू द शीट, आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मल टू द शीट। ओके, तो ये बात हमको याद रखनी है कि हम इससे पहले जब किया था लास्ट वीडियो में उसमें भी यही आई थी, नॉर्मल टू द शीट, और सेम तरीका था करने का। तो ये तो हमारे पास डायरेक्शन निकालने का तरीका। डायरेक्शन तभी निकाल के बताएंगे जब आपसे पूछा जाता, तब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्शन कम पूछी जाती है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक लाइन लिखनी होती है, ये वाली कैसे आई ये दिमाग में रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो डायरेक्शन तो हमारे पास ये आ गया। अगर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन तो आप इसको लिखें, पूरा डायग्राम बनाएं, पूरा मेंशन करके उसको लिखें आप। ओके, और अगर पूछा नहीं जाता है तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका फॉर्मूला ड्राइव। तो हमें डिटरमाइन करना था इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए ये तो हमारे पास शीट थी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज, सरफेस चार्ज रेशियो सिग्मा। अब आप जानते हो गॉस लॉ के अप्लाई से करना है, गॉस लॉ को अप्लाई करके, तो गॉस लॉ तो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, तो हमें यहां पे क्लोज सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्लोज सरफेस को कंसीडर कर लिया, ये वाली क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है सिलिंड्रिकल। गॉस सरफेस जो सपोज किया है वो सिलिंड्रिकल, ये भी बंद है यहां से, ये भी बंद है, और ये तो है सिलिंड्रिकल शेप में। ओके,
तो यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सपोज कर लिया एस, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं? जैसे ये अगर सिलेंडर है तो इसका ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस और लेंथ है इसकी 2r। लेंथ कितनी है? 2r। तो 2r, अब पॉइंट P इसकी एक सर्कुलर फेस पर सिचुएट होता है। तो हमें यहां पे P पॉइंट पर डिटरमाइन करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो हमें पता है, अभी हमने डिटरमाइन किया था डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन तो आती है यहां पे नॉर्मल टू द सरफेस ई वेक्टर। ओके, अगर मैं बात करता कि P पॉइंट यहां पर है तो डायरेक्शन होती है ये वाली, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, और अगर मैं किसी इस सरफेस में बात करता तो यहां पे बात करता तो डायरेक्शन तो इधर ही आती, ये डायरेक्शन आती है वेक्टर की। क्लियर? अब ये जो आपने क्लोज सरफेस कंसीडर किया है इसके 3 फेसेस है, 3 सरफेस है। एक तो ये राइट साइड, दूसरा ये लेफ्ट साइड, ये सर्कुलर फेस है, ये सर्कुलर फेस है, ये राइट साइड फेस और ये लेफ्ट साइड फेस, और तीसरा कर्व्ड सरफेस ये वाला। तो क्लोज सरफेस को 3 सरफेसेस से मिलकर के बना हुआ मानेंगे, राइट सर्कुलर फेस, लेफ्ट सर्कुलर फेस और कर्व्ड सरफेस। ओके, तो मैंने इसको S1 लिखा, इसको S2 लिखा और तीसरा ये S3। यहां पर अगर मैं स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूं ये, तो ds की डायरेक्शन भी यही आएगी, ds वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी। और यहां पे होता तो ये डायरेक्शन आती, और अगर यहां पे लेता तो नॉर्मल टू दिस सरफेस ऐसे। तो अगर मान लीजिए यहां पे लिया तो सेम डायरेक्शन, तो इस सरफेस पे थीटा कितना आया? 0 डिग्री। और अगर मैं यहां पे लेता स्मॉल एलिमेंट, मान लो ये ले लिया ds, तो इसकी डायरेक्शन अब ये आएगी, तो यहां पे थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। और अगर मैंने स्मॉल एलिमेंट यहां कंसीडर किया, ये ले लिया स्मॉल एलिमेंट, तो यहां पे ds की डायरेक्शन अब ये आएगी, ये ds वेक्टर की डायरेक्शन S3 पर ये डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन ये वाली है और ds की डायरेक्शन ये वाली है। तो यहां पे थीटा कितना हुआ? ये वाला 90 डिग्री। तो S1 के लिए थीटा 0, S2 के लिए थीटा 0 और S3 के लिए थीटा 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात आती है कि जब इसका सेक्शन एरिया पता है और सरफेस चार्ज जैसी पता है, सरफेस चार्ज जैसी कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज जैसी होती है। तो फिर S एरिया में कितना चार्ज एनक्लोज होगा? तो हम बात करें यहां पे चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, तो आप यहां कहेंगे चार्ज enclosed within the Gaussian surface summation Q is equal to sigma into S, नंबर 1। क्लियर? जो हमने कंसीडरेशन किया है उसको मैंने यहां पे लैंग्वेज में लिख भी दिया है। क्या लिखा है? Let an infinite uniformly charged non-conducting sheet, non-conducting sheet है, uniformly charged है, having surface charge density sigma, surface charge density इसकी sigma है। Okay, due to which we have to calculate electric field intensity at point P। इस पूरी शीट के कारण से इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। क्लियर? अब टू डू सो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप में, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया S, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना था? S, एंड लेंथ 2r on which point P is situated at the circular side and sheet divides the cylinder into 2 equal parts। तो ये जो शीट है ये सिलेंडर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस इधर। r डिस्टेंस पे हमने यहां पे लिया था P पॉइंट, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी थी। तो वो P पॉइंट इधर भी हो सकता है और वो P पॉइंट इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहां पे कंसीडर किया राइट फेस पर, लेफ्ट पर भी हो सकता था। अगर राइट फेस पे होगा तो E और ds की डायरेक्शन सेम आएगी, लेफ्ट में होगा तो डायरेक्शन सेम आएगी। कहीं पे भी किसी भी एक पॉइंट पर डिटरमाइन करना है तो यहां पे मेरे को डिटरमाइन करना है। ओके, इसके बाद चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, ये हमको पता चल गया यहां तक। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि गॉस लॉ का कोई भी एप्लीकेशन हो ओनली 3 स्टेप्स, केवल 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या बताया था? बाय द डेफिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाऊंगा। दूसरे में क्या बताया था, बाय गॉस लॉ, और तीसरे में दोनों को इक्वेट करना है। ये तीन स्टेप थे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या बोलने वाले, अब कहेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आपने इस क्लोज्ड सरफेस को 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ माना है, S1, S2 एंड S3। तो 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दें। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके, अब इनको ओपन करना है, जो एंगल इनके बीच में आप जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वही वाला फॉर्मूला। तो यहां पे कहेंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई डीएस कॉस 0। आप देखें S1 के लिए थीटा 0, इसलिए प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डीएस कॉस 0 और प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डीएस कॉस 90। क्लियर, यहां पे 0, यहां भी 0 और यहां पे 90, तो थर्ड वाले पे ये cos 90 आएगा। क्लियर, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू, अब E, क्योंकि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, तो इस फेस पे कहीं पर भी निकालोगे या इस फेस पे कहीं भी निकालोगे, E तो इक्वल आने वाला है, और E इक्वल आएगा, E सेम आएगा, तो E को बाहर ले आया हमें, तो यहां पे लिखूंगा E, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, आप जानते हो, और ds का लगाना है टोटल एरिया, और टोटल एरिया मैंने कंसीडर किया यहां पे S। ओके, तो इस ds की इंटीग्रेशन ds की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, S। तो यहां पे फिलहाल तो लिख देता हूं ds S1 और यहां पे 1 प्लस E और इंटीग्रेशन S2 ds और प्लस 0 क्यों, cos 90 आ गया, और cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे कितना आएगा 0। ओके, तो यहां पे अब इसको सॉल्व करें, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस। अरे भाई टोटल एरिया जिसका एस हमने कंसीडर किया ना, कि इसका टोटल एरिया कितना है, सरफेस एरिया इसका एस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, इसलिए मैंने एस लगा दिया, ई इंटू एस कितना हो गया ये, तो फाई इज इक्वल टू 2ES। ये सेकंड इक्वेशन आ गई और एक स्टेप मेरा पूरा हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व किया है और ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या कहा था मैंने, बाय द गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो आप कहेंगे नाउ बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्या कहेंगे, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम। क्लियर, ये आ गया आपके पास समेशन क्यू की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा एस, तो क्या आया, फाई इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नंबर थर्ड, एक स्टेप यहां तक पूरा हुआ था, दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कहा था मैंने आपसे, कि दोनों को इक्वेट करना है, ये भी फाई है और ये भी वाई है, तो दोनों जो फाई है इक्वेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेट करना है, तो क्या बोलेंगे, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए एस से एस क्रॉस हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अगर मैं कहता वेक्टर नोटेशन में, ये आंसर आ चुका है, अगर मैं लिखूं इन वेक्टर नोटेशन, तो
ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन है एन कैप, नॉर्मल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन थी नॉर्मल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हमने कैलकुलेट किया था पहले, तो ये डायरेक्शन आ गई, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, एन कैप क्या शो करता है? नॉर्मल डायरेक्शन को, तो आप लिख भी देंगे यहां पे वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along the normal direction of charge distribution। क्लियर? इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में ये आ गया। ये तो आया मेरे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज मैंने यहां पे एयर ऑब्लिक वैक्यूम ना कहा होता, कोई मीडियम होता, तो मीडियम के लिए फिर यहां पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, एप्सिलॉन होता, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर मीडियम। अगर कभी कोई पूछे तो मीडियम के लिए E इज इक्वल टू ई एम लिख दिया, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, ये होता है आपके पास यहां पे मीडियम के लिए। क्लियर? अब यहां से क्या पता चल रहा है हमको, क्या रिजल्ट मिला हमें? तो ये एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हमें, तो यहां से कहेंगे E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। एक बात, अब E में और सिग्मा में ग्राफ प्लॉट करना पड़े, तो यहां पे तो ये तो लेंगे सिग्मा और यहां पे लेंगे E और ग्राफ आएगा ये ग्राफ आएगा। अब आप देख के बताओ यहां पे कि कहीं इसमें आर आया क्या? आर तो नहीं है। अब आर नहीं है तो इसका मतलब E की वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करती है, तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं ये तो 1 सेकेंड E प्रोपोर्शनल टू आर रेंज पावर 0, आर की पावर 0 का मतलब आर पे डिपेंड नहीं करती है, आर की किसी भी टर्म की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो यहां पे आर पे डिपेंड नहीं करती है। आर की पावर 0 लिखने का मतलब आर पे डिपेंड नहीं है। अब डिपेंड नहीं है तो फिर ग्राफ यहां पे ये आर और यहां पे ये ई, तो ग्राफ बनेगा आपके पास ये वाला, यानी इंडिपेंडेंट रहता है, आर पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को कैसे बताएंगे आप? अगर मान लो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शीट थी, इसके पास मैंने यहां पे पी पॉइंट लिया था, इसकी वजह मैंने यहां लिया होता, यहां लिया होता, यहां इसके आसपास कहीं भी पॉइंट लिया होता, नियर बाई पॉइंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज जो हमारे पास ये रिलेशन है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इनफाइनाइट शीट है ये, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, तो इनफाइनाइट के लिए ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो यहां पे आप इस बात को रिजल्ट में लिख भी देंगे, आप कहेंगे हेंस ई वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट uniformly charged non-conducting sheet does not depend on distance r, means E vector remains same at the nearby points of sheet। शीट के आसपास के जो पॉइंट होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। इस बात को आपको याद रखना है और ये ड्राइव करना है। ओके, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं एक दो, तो आपको और क्लियर हो जाएगी बात। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
द चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है आपको, एरिया ए या फिर एस इज इक्वल टू, और कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, इज 17.7 माइक्रोकूलम। तो Q 17.7 माइक्रोकूलम मीन्स 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। डिटरमाइन E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है नियर द शीट एरियर, नियर द शीट डिस्टेंस देंगे मैंने। कई बार ना क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दे देते हैं, इतनी डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करो, ऐसे कह देते हैं। तो वो डिस्टेंस केवल कंफ्यूजन के लिए होता है, उस डिस्टेंस का यहां पे कोई यूज नहीं है, ये याद रखना है। इस क्वेश्चन में तो नहीं कहा, लेकिन आप याद रखेंगे अगर इसमें डिस्टेंस भी होता तो वो केवल कंफ्यूजन के लिए होता, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ करके भ्रमित हो जाए, इसलिए होता है वो केवल, बाकी इसका कोई रोल ही नहीं होता है। ओके, तो यहां पे Q आ गया, A आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन करें हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन A मींस 17.67 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻⁻4। अब ये ऊपर जाएगा तो यहां पे आएगा सिग्मा इज इक्वल टू 17.7 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो आ गया सिग्मा। मेरे को निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा है, तो आप देखेंगे E इज इक्वल होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 17.7 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय अब 2 इंटू यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो E इज इक्वल टू 17.7 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वो भी 17.7 आएगा, इंटू 10⁻⁻2 और प्लस 12, नीचे से ऊपर चला गया, ये प्लस का हो गया। क्लियर? अब यहां पे ये क्रॉस करेंगे तो 1, तो E इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इट विल बी द आंसर। ये आंसर आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। टू इनफाइनाइट एंड इक्वली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, दो प्लेट हैं, तो यहां पे आप कहेंगे सॉल्यूशन। टू इनफाइनाइट लॉन्ग, एक प्लेट तो ये है और दूसरी प्लेट ये है, दो प्लेट हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग यहां पे भी डॉटेड शो कर दो और यहां पे इनफाइनाइट लॉन्ग, ये लीजिए। आपसे कहा टू इनफाइनाइट एंड इक्वली चार्ज्ड, चार्ज इक्वल है, यहां पे जो चार्ज होगा इस पे वही इस पे भी होगा। इसका मतलब हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम होगी। अगर यहां पे प्लस सिग्मा है तो यहां भी क्या होगी, प्लस सिग्मा। क्लियर? तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास रखी है, पैरेलल है। डिटरमाइन E एट एनी पॉइंट इन बिटवीन एंड आउटसाइड द प्लेट्स। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट तो आउटसाइड में ये लिया P पॉइंट, और एक पॉइंट ये लिया R पॉइंट, और एक पॉइंट बीच में लिया Q पॉइंट। इन पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। P पे निकालना है, R पे निकाले तो आउटसाइड पॉइंट हो गए, और इन बिटवीन टू प्लेट्स ये Q हो गया। ठीक है, तो यहां पे पहले तो आप मेरे को बताएं कि अगर मैं इस प्लेट के कारण निकालता, ये इसको दे दिया मैंने नंबर 1 और इसको दे दिया 2, दो प्लेट हैं, तो इसके कारण से जब मैं निकालूंगा P पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये वाली, इस डायरेक्शन में E1, 1 के कारण से। और E1 की वैल्यू आपको मालूम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती, ये पास है ये दूर है, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है। सर सिग्मा सेम है, एप्सिलॉन वो एप्सिलॉन नॉट वो सेम है ये। अब E2 की बात करूं तो E2 भी तो इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ आया? E1 और E2 दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि सिग्मा सिग्मा दोनों पे सेम है, एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए तो सेम आएंगे। अब डायरेक्शन देखें,
E1 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, इस E2 की डायरेक्शन इसके कारण से निकालते, ये भी तो पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी ऐसे आएगा। E2 की डायरेक्शन भी यही आएगी, तो E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं आपसे EP इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे E1 प्लस E2, और जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आप कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मींस EP कितना आया, EP इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया EP। ओके, ये EP आ गया। अब अगर मान लो मैं कहता R पे कितना होगा, ये भी आउटसाइड पॉइंट है, तो ER इज इक्वल टू, अब चेक करें, ये पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन E1 की और ये डायरेक्शन E2 की, दोनों के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो सेम डायरेक्शन है तो क्या बोलेंगे E1 प्लस E2, वही तो यहां किया था, तो सेम आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ER आएगा। आउटसाइड पॉइंट यहां पे होता है, यहां होता है, आसपास कहीं भी कोई पॉइंट होता है, ये यहां पे ले लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब बात करें इन बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच में, जब दोनों प्लेटों के बीच में बात करेंगे तो EQ इज इक्वल टू, चेक करें, इस पहले वाले के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन आई, इस वाले से दूर, इसको कहूंगा E1, और इस दूसरे वाले के कारण निकालना इस पॉइंट पर, तो इससे दूर, इस चार्ज से इधर दूर की तरफ, यानी ये डायरेक्शन आएगी। अब ये दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है, अपोजिट, अपोजिट का क्या करोगे माइनस, तो क्या आएगा E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 का मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आया EQ इज इक्वल टू 0। तो इन बिटवीन टू प्लेट्स अगर बात कहता है कभी कोई, तो वो वैल्यू 0 होगी। ओके, इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन और बना देते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन और बना देते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर होता तो क्या होता, अपोजिट नेचर होता तो क्या होता, मींस अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, एक प्लेट तो ये और दूसरी प्लेट ये इनफाइनाइट लॉन्ग और ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग, इसको 1 नंबर कहा, इसको 2 नंबर कहा, यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे माइनस चार्ज है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर मींस ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, एक पे प्लस का है दूसरे पे माइनस का है। अब अगर पूछता है वो आपसे कि यहां पे P पॉइंट पे बताओ, Q पॉइंट पे बताओ और R पॉइंट पे बताओ, तो अब क्या होने वाला है, तो E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू तो वही रहेगी सेम, यहां पे भी इस कंडीशन में भी E1 E2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आप कहेंगे E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए E1 की वैल्यू यही रहेगी, और E2 दिस इज ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन की बात करनी है, तो देखिए जरा, इस प्लस के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज ये डायरेक्शन आएगी E1 वेक्टर, और माइनस के कारण से इसमें माइनस है, तो माइनस के कारण से टुवर्ड्स चार्ज होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो टुवर्ड्स चार्ज का मतलब ये वाली डायरेक्शन। ओके, इसको कहेंगे E2 वेक्टर। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल और अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर। अब यहां पे निकालूंगा मैं EP इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे E1 माइनस E2 दैट इज 0, तो P पॉइंट पर कितना आएगा 0, अब P पॉइंट पर 0 आएगा। और अगर बाई चांस यहां पे R पॉइंट पे कहता, तो R पॉइंट भी बाहर का है, प्लस के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज E1 वेक्टर, और माइनस के कारण से टुवर्ड्स चार्ज E2 वेक्टर। अब दोनों कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो देयर रिजल्टेंट विल बी 0। अब यहां पे ER निकालेंगे तो E1 माइनस E2 और वो आएगा 0, ER भी 0 आया। और EQ पे देखें, Q बीच में पॉइंट जो लिया है, तो प्लस के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज, ये E1 की डायरेक्शन, और माइनस के कारण से टुवर्ड्स चार्ज, ये माइनस चार्ज है, इसकी की तरफ बना दो डायरेक्शन, तो E2। अब ये दोनों कैसी डायरेक्शन है, सेम है अपोजिट,
सेम, तो सेम होंगी तो क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पे अगर निकालना पड़े EQ तो आप कहेंगे E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन इसलिए दे विल ऐड। तो यहां पे क्या करूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इनको प्लस करेंगे तो EQ की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस विल बी द आंसर। अगर ये से इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर कहता है तो ये कंडीशन है, और अगर सेम है प्लस प्लस या माइनस माइनस भी होता तो भी आंसर यही होता। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पास यहां पे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम कल, तब तक के लिए थैंक यू।